तो हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देख रहे थे कि माइंस में हम लोग एयर को कैसे कूल करते हैं जब माइंस काफी डीप हो और वहां पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो यही रेफ्रिजरेशन प्लांट है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि रेफ्रिजरेशन कैसे कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन प्लांट उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, उन सब चीजों को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे माइन रेफ्रिजरेशन प्लांट। ये तीन टाइप का होता है: सरफेस प्लांट, अंडरग्राउंड प्लांट, तीसरा होता है स्पॉट कूलर। सरफेस प्लांट क्या होता है कि हम लोग, ये हमारा सपोज अंडरग्राउंड माइंस है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड माइंस है ना। हम लोग यहाँ सरफेस पे क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेशन प्लांट को सरफेस पे कहीं लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ठंडा ठंडा हवा हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू, शाफ्ट के थ्रू क्या है, वर्किंग फेज तक पहुंचाते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हवा को शाफ्ट में हम लोग 30 मीटर नीचे छोड़ देते हैं ले जाके, है ना। वहां से ये हवा जो इनकमिंग एयर है उसके साथ मिक्स होके फेस तक चला जाता है। तो ये सरफेस प्लांट से मेरा मेन बोलने का पर्पस ये है कि जो भी रेफ्रिजरेशन प्लांट है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द अंडरग्राउंड माइन। वो जो अंडरग्राउंड माइन है, तो रेफ्रिजरेशन प्लांट कहाँ सिचुएटेड है, सरफेस पे। ठीक है, अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट, इसको हम लोग क्या करते हैं कि माइंस के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं, सेंट्रली लोकेट करते हैं, ताकि ये पूरे माइंस के हर पोर्शन को कैटर कर पाए। ठीक है, थर्ड है स्पॉट कूलर। है स्पॉट कूलर का यूज हमको पता ही है कि अगर हम किसी फेस को कूल करना चाहें ना, ओनली वन फेस, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट कूलर लगा के कूलिंग कर सकते हैं। तो स्पॉट कूलर में सिर्फ फेस पे लगाते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आता है पोजिशनल एफिशिएंसी, है ना। इसको भी हम लोग अभी समझते हैं, पोजिशनल एफिशिएंसी होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग एफिशिएंसी समझ लें। एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो कोई सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 60% एफिशिएंट है, इसका अर्थ है कि अगर इसको हम लोग 100 किलोवाट एनर्जी देंगे या पावर इनपुट करेंगे, तो वो हमको 60 किलोवाट पावर आउटपुट मिलेगा। बाकी 40 किलोवाट क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर। तो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट तो होता नहीं है, हर सिस्टम का क्या है, एक एफिशिएंसी है। तो माइंस में भी जो हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम बैठाते हैं, उसमें भी एक टर्म आता है पोजिशनल एफिशिएंसी, है ना। तो पोजिशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि सबसे पहले तो इनपुट पावर, तो हम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट जो है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसको कितना पावर इनपुट कर रहे हैं। एक तो वो हो गया नीचे वाला डिनोमिनेटर, है ना, पावर इनपुट या वर्क इनपुट, ये हो गया। फिर फेस एयर का जो हीट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ एयर निकाल सकते हैं ना, इंथैल्पी ऑफ एयर। तो एयर के इंथैल्पी में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर हम लोग वहां रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाए हैं उसके बाद और लगाने से पहले क्या डिफरेंस आ रहा था, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। मैं इस स्लाइड में समझाता हूँ ना। पोजिशनल एफिशिएंसी, ठीक है, सबसे पहले अगर नॉर्मल देखा जाए तो क्या होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना। तो पावर इनपुट क्या हुआ, पावर इनपुट टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना। जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, अब पावर आउटपुट क्या हुआ कि जो फेस पे एयर पहुंच रहा है, ठीक है, उस पे इंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ एयर एट द फेस बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। कि मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब था और 38 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब था। तो हम लोग देखेंगे जब साइक्रोमेट्रिक कर्व से कि इसके करस्पॉन्डिंग एक इंथैल्पी होता है,
ठीक है। अब ये क्या किया है कि रेफ्रिजरेशन प्लांट इसको हवा को कितना कर दिया, ठंडा कर दिया। कितना कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब कर दिया और 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब, मान लीजिए ठंडा कर दिया। अब क्या हुआ कि इसका इंथैल्पी अब यहाँ आ गया, तो ये एक स्केल पे देखें कि इंथैल्पी में चेंज आया, तो कितना इंथैल्पी में चेंज आया वो ऊपर रहेगा, और कितना हम लोग पावर इनपुट दे रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वो नीचे रहेगा। इससे एक आ जाएगा, हो सकता है 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए। तो एक क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल एफिशिएंसी। ठीक है। तो पोजिशनल एफिशिएंसी मेरे हिसाब से क्लियर है कि कितना वर्क डन हो रहा है एयर पे। पावर इनपुट तो हम लोग कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को, और वो कितना हवा के इंथैल्पी में चेंज ला रहा है। क्लियर है, यही हो जाएगा पोजिशनल एफिशिएंसी। तो बहुत जरूरी है कि फैन, चाहे तुम लोग रेफ्रिजरेशन प्लांट को सरफेस पे लगा लें या अंडरग्राउंड पे लगा लें, ठीक है, पर कहीं भी लगाए वो पोजिशनल एफिशिएंसी सफिशिएंटली प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये पोजिशनल एफिशिएंसी कम से कम 35% होना चाहिए। अगर 35% से कम है पोजिशनल एफिशिएंसी, तो फैन को या ये रेफ्रिजरेशन प्लांट को सरफेस पे बैठाने का कोई मतलब नहीं है, फिर हमको इसको अंडरग्राउंड ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा पोजिशनल एफिशिएंसी तीनों में से किसका होता है, तो सबसे ज्यादा पोजिशनल एफिशिएंसी स्पॉट कूलर का होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमको कूल करना होता है वहीं के आसपास हम लोग इसको स्पॉट कूलर को ले जाके लोकेट कर देते हैं। ठीक है। स्पॉट कूलर का लोकेशन क्या होता है, विच आर लोकेटेड एट द फेस, है ना, कहाँ लोकेशन होता है स्पॉट कूलर का, फेस के पास। ठीक है। इसलिए स्पॉट कूलर का जो पोजिशनल एफिशिएंसी होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है ना, एज दे सप्लाई द कूल्ड एयर डायरेक्टली टू द फेस। ठीक है। स्पॉट कूलर्स क्या करते हैं कि जो ठंडा हवा है उसको डायरेक्टली फेस तक ही पहुंचा देते हैं, है ना, वो एकदम फेस के पास ही लोकेटेड रहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि उनको कोई जर्नी नहीं करना पड़ता है, दूरी नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट सरफेस पे है और वो कहीं फेस पे पहुंचा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पहले शाफ्ट के थ्रू आ रहा है पाइप, फिर ये क्या हो रहा है, एयर इधर पूरा ट्रेवल कर रहा है, तो पूरे रास्ते में हवा अल्टीमेटली गर्म हो जा रहा है, और पता चल रहा है कि फेस पे जो हवा पहुंच रहा है वो रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए 30.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब होना चाहिए, तो पता चला कि 32 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पे पहुंच रहा है, तो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो पोजिशनल एफिशिएंसी यही है कि कितना एफिशिएंसी के साथ हवा हमको फेस पे मिल रहा है ना। और स्पॉट कूलर का सबसे ज्यादा पोजिशनल एफिशिएंसी इसलिए रहता है क्योंकि वो फेस के बगल में ही है, तो हवा उसका डायरेक्टली फेस पे जा रहा है, तो कहीं रास्ते में वो ट्रेवल करने में क्या हो रहा है कि वो गर्म नहीं हो रहा है ना। द हीट कैन बी बेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इफ ए डायरेक्ट रन रिटर्न एयरवे इज अवेलेबल। मान लीजिए कि हम लोग ये एक फेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, स्पॉट कूलर। यहाँ पर क्या किए, स्पॉट कूलर लगाए इस फेस के आसपास। ठीक है, फेस यहाँ तक है। अब क्या होगा, स्पॉट कूलर आगे तो ठंडा हवा दे रहा है, पीछे से ये क्या देगा, गर्म हवा देगा। जैसे आप घर में जो रखा हुआ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर है, उसमें देखिएगा अंदर तो सामान ठंडा हो रहा है पर बाहर से गर्म हवा जा रहा है। तो बाहर से गर्म हवा कहाँ जाएगा, ये माइंस में ही अंदर में ही आएगा। तो अगर आसपास कहीं बगल में एक फेस है या एक डिस्ट्रिक्ट है या एक गैलरी है जो डायरेक्ट एयर को रिटर्न की तरफ ले जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के एयर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि ये एयर डायरेक्टली रिटर्न में चला जाए और अवकाश शाफ्ट से बाहर चला जाए, है ना, बिना माइंस के अंदर रहे। उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि वो हीट सीधा माइंस से बाहर चला जाएगा और माइंस के अंदर वो हीट नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है वो दूसरे फेस को हीट करे, या फिर वो रेफ्रिजरेशन प्लांट में ही वो एयर फिर से आके रिसर्कुलेट हो जाए, तो इफेक्टिव कूलिंग उस केस में घट सकता है। आगे देखते हैं। तो पोजिशनल एफिशिएंसी को तो हम लोग समझ ही लिए थे। नेक्स्ट है स्पॉट कूलर्स। स्पॉट कूलर्स को कहाँ यूज करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर फेस को हम लोग कूल करने के लिए किसको यूज करते हैं, स्पॉट कूलर को, है ना। तो कोई रिमोट डेवलपमेंट हेडिंग है, कोई दूर दराज का हेडिंग है, उसको कूल करना है, किसी इंजन हाउस को कूल करना है, तो हम लोग स्पॉट कूलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्पॉट कूलर से हम लोग पूरे अंडरग्राउंड माइंस के एयर को कूल नहीं कर सकते। ठीक है। स्पॉट कूलर्स तभी यूज करेंगे जब किसी एक फेस तक हमको ठंडा हवा पहुंचाना है।
स्पॉट कूलर सेमी पोर्टेबल होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग इधर से उधर इसको कर सकते हैं, और इसका कैपेसिटी काफी कम होता है। स्पॉट कूलर में जो हम लोग कंप्रेशर यूज करते हैं, तो हम लोग पढ़े थे दो तीन टाइप के कंप्रेशर की, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होता है। तो स्पॉट कूलर में नॉर्मली हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर यूज करते हैं। स्पॉट कूलर में कूलिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो डायरेक्ट कूलिंग हम लोग पढ़े थे, है ना, तो एक बार समझ भी लेते हैं डायरेक्ट कूलिंग क्या होता है। डायरेक्ट कूलिंग में क्या होता है, ये इवापोरेटर का ट्यूब है ना, इवापोरेटर ट्यूब है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये इवापोरेटर ट्यूब है, ये कूलिंग यूनिट है, ये एक पूरा क्या है, कूलिंग यूनिट है, ये पूरा है कूलिंग यूनिट है। हम लोग क्या करते हैं कि गर्म हवा को यहाँ से अंदर भेजते हैं, किसको भेजते हैं, हॉट एयर को, ठीक है। हॉट एयर अंदर जाता है, और ये इवापोरेटर ट्यूब में क्या होता है कि लिक्विड अमोनिया, है ना, या लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो होते रहता है। जैसे ही हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा कि एयर से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा ना, जो जो लिक्विड अमोनिया है, और वो वेपोराइज हो जाएगा। कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वो अपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अब एयर से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमको इधर से क्या मिलेगा, कूल एयर मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट कूलिंग है। इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कूलर यूनिट है, इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कूलिंग में क्या करते हैं, ये जो कूलर यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, कूलिंग यूनिट या कूलर यूनिट, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर अंदर आया, यहाँ पर हम लोग फैन लगाए रखते हैं, ठीक है, जो फैन रोटेट करते रहता है, और ठंडा ठंडा वाटर को नोजल्स के थ्रू स्प्रे करते हैं। तो वाटर क्या करता है, हवा से हीट एक्सट्रैक्ट करके इवापोरेट करके वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। और कुछ पानी इधर से भी निकलता है ना। तो अल्टीमेटली जो इधर से एयर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, कोल्ड एयर निकल रहा है। और इस हवा यहाँ से गर्म हो जा रहा है, ठीक है, वाटर वेपर बन जा रहा है, और पानी जो यहाँ पर आ रहा है वो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक हॉट वाटर भी इधर से निकलता है। इस हॉट वाटर को हम लोग क्या करते हैं, वापस से इवापोरेटर में ले जाके कूल कर लेते हैं, फिर से ठंडा ठंडा पानी नोजल्स के थ्रू स्प्रे करते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट कूलिंग। तो स्पॉट कूलर्स चाहे तो डायरेक्ट कूलिंग पे भी वर्क कर सकता है, और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम पे भी वर्क कर सकता है। दोनों सिस्टम पे क्या है, हमारा स्पॉट कूलर्स वर्क कर सकता है, ठीक है। अब कितना क्वांटिटी ऑफ एयर स्पॉट कूलर से पास होगा, वो जितना उस एयरवे से पास हो रहा है उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट। सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या होता है कि वो रेफ्रिजरेशन प्लांट जिसको हम लोग सरफेस के ऊपर, रेफ्रिजरेशन प्लांट इज इंस्टॉल्ड एट द सरफेस ऑफ द माइन, है ना, एट द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अंडरग्राउंड माइन, है ना। रेफ्रिजरेशन प्लांट को कहाँ हम लोग इंस्टॉल किए हैं, माइंस के अंदर बिल्कुल नहीं किए, हम लोग माइंस के ऊपरी सतह पे, ठीक है, वहां इंस्टॉल किए, जहां से शाफ्ट का एंट्री होता है वहां पर आसपास कहीं हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट काफी ज्यादा कैपेसिटी के रहते हैं ना, इनका कूलिंग पावर मेगावाट्स तक में रहता है, ठीक है। पर डीप माइंस, जो बहुत गहरा माइंस है, उसमें क्या होता है कि उनके पोजिशनल एफिशिएंसी फॉल हो जाता है। तो वहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ना, कि अगर माइंस बहुत ज्यादा डीप है, वेरी डीप माइंस है, तो क्या होगा। हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं कि शाफ्ट के थ्रू हम लोग ठंडा हवा कैसे भेजते हैं। सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या कर रहा है, कोल्ड एयर को सेंड कर रहा है, ठीक है। इस एयर को हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू शाफ्ट से 30 मीटर नीचे, 30 मीटर नीचे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। ये हवा क्या हुआ, ऊपर से हवा थोड़ा बहुत आ रहा था, उसके साथ मिक्स होकर के ये फेस तक गया। तो फेस तक जाने में क्या होगा कि ये आसपास के रॉक से हीट को एब्जॉर्ब करते हुए जब फेस पे जाएगा, तो ये हवा अल्टीमेटली फेस पे जाते जाते गर्म हो जाएगा, है ना। और अगर ये बहुत ज्यादा गहरा माइंस है, तो मान लीजिए 800 मीटर या 1000 मीटर गहरा है, तो 1000 मीटर तो यहीं पर शाफ्ट में ही ट्रेवल किया, फिर फेस पे ट्रेवल किया, तो अल्टीमेटली जो फेस पे पहुंचता है, तो हो सकता है कि जितना हमको ठंडा हवा चाहिए उससे ज्यादा
गर्म हवा पहुंच जा रहा है ना, तो उस केस में पोजिशनल एफिशिएंसी क्या हो सकता है, फॉल कर सकता है, ठीक है। वैसे केस में जहाँ वेरी डीप माइंस है वो हम लोग सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट नहीं बैठाएंगे, वहां हम लोग अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट बैठाएंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या होता है, वो छोटा कैपेसिटी, उसका उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता है, एंड दे फेस प्रॉब्लम ऑफ सुटेबली डिस्पोजिंग ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर। अब अंडरग्राउंड जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या जाता है कि ठीक है, आप हीट को क्या किए, हॉट एयर से हीट को क्या किया, हम एक्सट्रैक्ट किए हीट को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किए हीट को, और उस हॉट एयर को हम लोग क्या कर दिए, कोल्ड एयर में कन्वर्ट कर दिए। वेरी गुड है। ये जो हीट एक्सट्रैक्ट किए इसको कहाँ डिस्पोज करेंगे, तो ये इशू है। हम लोग अगर वेंटिलेशन प्लांट को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे ठंडा करें, तो चाहे तो हम लोग वाटर को कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हैं या ब्राइन कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हैं, तो हमको इनको ठंडा भी करना है। तो इनको ठंडा करेंगे तो कैसे ठंडा करेंगे, कहाँ ठंडा करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग टावर्स लगाना पड़ेगा। तो वो कूलिंग टावर कहाँ लगाएंगे, तो वो दिक्कत है, कूलिंग टावर से अल्टीमेटली फिर से हीट निकलेगा क्योंकि वो पानी को ठंडा करेगा। तो उस कूलिंग टावर को हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अपकास्ट शाफ्ट है उसके आसपास लगा दें, ताकि यहाँ से जो हीट है वो डायरेक्टली क्या हो, अपकास्ट शाफ्ट के थ्रू बाहर आ जाए और वो हीट माइंस के अंदर सर्कुलेट ना हो। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हमको ऐसा मौका मिल ही जाएगा, या कुछ कुछ चैलेंजेस हैं उसको अपकास्ट शाफ्ट के पास लगाने में, ठीक है। तो ये सब भी बहुत टाइप का इश्यू है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जब भी रेफ्रिजरेशन प्लांट बैठाते हैं, वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी का नहीं हो सकता, उसका कैपेसिटी लिमिटेड ही रहता है। पर अंडरग्राउंड माइंस में कभी कभी बैठाना भी जरूरी रहता है अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट में जो एफिशिएंसी है, पोजिशनल एफिशिएंसी, वो काफी कम हो जाती है। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता, हम उसको क्या करते हैं, अंडरग्राउंड में ही शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक नया सिस्टम आया है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड इंस्टॉलेशन, है ना। ये क्या करता है, ये सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट और अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट दोनों का फायदा हमको इस डिवाइडेड इंस्टॉलेशन को लगाने से मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो रेफ्रिजरेशन प्लांट है, तो रेफ्रिजरेटर को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, सरफेस के ऊपर रखते हैं, और जो कूलर यूनिट है जहां पर हम लोग हॉट एयर को कूल करते हैं, वो सरफेस के नीचे या अंडरग्राउंड में रहता है। तो इससे हमको दोनों सरफेस और अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट दोनों का एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी समझेंगे अगले स्लाइड्स में, है ना। तो हमारी कंट्री इंडिया में फर्स्ट जो रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाया गया था, वो उर्गोम माइन, जो कि कोलर गोल्डफील्ड नाम सब सुने होंगे, उनमें से एक माइंस था उर्गोम माइंस, उसमें अराउंड 1936 में लगाया गया था, ठीक है। अब जो सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट है, तो हम लोग पढ़े थे कि रेफ्रिजरेंट कौन कौन सा यूज करते हैं। तो हम लोग दो तीन टाइप के रेफ्रिजरेंट पढ़े थे कि हम लोग चाहे तो अमोनिया यूज कर लेते हैं, है ना, अमोनिया यूज करते हैं, फ्रेयन, FREON, फ्रेयन 11, फ्रेयन 12 इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट सरफेस पे रहता है, हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अमोनिया बहुत सस्ता है, इजिली अवेलेबल है, अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अब फ्रेयन 11 12 क्या है, ये काफी महंगा है और जल्दी अवेलेबिलिटी कम जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। प्लस ये इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, तो ये लीक करता है तो हमको पता नहीं चलता है गैस लीक कर रहा है, और पूरे का गैस लीक कर जाता है। अमोनिया का एक स्मेल होता है, अगर रेफ्रिजरेंट लीक होते रहता है तो हमको पता चल जाता है। प्लस अमोनिया को हम लोग इसलिए अंडरग्राउंड यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। पर ये फ्रेयन 11 12 क्या है, टॉक्सिक गैस नहीं है। तो अगर हमारा सरफेस पे प्लांट रहेगा तो हम लोग अमोनिया यूज करेंगे, और अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेयन 11 या फ्रेयन 12 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, उसके हिसाब से फ्रेयन 11 12 हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेशन प्लांट है, इसको हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, एक बार आज फिर से समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग फ्रीजर में भी सुने होंगे कि फ्रीजर में एक होता है, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें एक कंप्रेसर होता है। उस कंप्रेसर का क्या काम है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग टायर में जहाँ हवा डलाते हैं, तो वहां देखे होंगे कि एक मोटर चलता है और एक
ये इतना बड़ा सा सिलेंडर रहता है, यहाँ पास में एक मोटर लगा रहता है, और इसमें वो लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं। और फिर यहीं से एक पाइप लगा रहता है, इससे क्या करते हैं, टायर में हवा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मोटर एक घूमता रहेगा, जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके एक सिलेंडर में स्टोर कर देता है। तो सेम काम कंप्रेशर का यही है। ये क्या करता है, जो अमोनिया गैस है, ठीक है, वेपर अमोनिया बोल सकते हैं ना, वेपर अमोनिया यानी कि अमोनिया गैस है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कॉम्प्रेस कर देता है। क्या करता है, कॉम्प्रेस कर देता है। कितना प्रेशर पे, तो 400 kPa पे। अब अमोनिया को कॉम्प्रेस करना क्यों जरूरी है, कि अमोनिया का क्या है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो अच्छा है, ठीक है, पर वो काफी कम, अराउंड 230 या 240 केल्विन पे ही वेपोराइज हो जाता है। तो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कुछ ज्यादा रहता है, ठीक है, तो इतना कम पे ये इवापोरेट हो जा रहा था। हम लोग चाहेंगे कि ये अराउंड 273 274 इस पे इवापोरेट हो, इतना पे इसका टेम्परेचर हो, इवापोरेशन टेम्परेचर है ना। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, अमोनिया का जो इवापोरेशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके एक कंप्रेसर से अमोनिया को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंप्रेसर से क्या होता है, ये सिलेंडर है, इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हाई प्रेशर पे अमोनिया है, ठीक है, और वो वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में है का अर्थ है कि वो लिक्विड नहीं है, वो गैसियस स्टेट में है। तो वेपर अमोनिया आया, और ये कहाँ आया, कंडेंसर में आया, कंडेंसर यूनिट। कंडेंसर यूनिट में क्या करते हैं हम लोग, वाटर को स्प्रे करते हैं, प्लस फैन को भी ऑपरेट करते हैं ना। वाटर स्प्रे करने के लिए एक पंप लगा रहता है। तो क्या करेगा कि पानी, हाँ वाटर स्प्रे हो रहा है, ठीक है, तो पानी का एक होता है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो पानी यहाँ से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इवापोरेट करेगा, ठीक है, वेपर में बन जाएगा। उस प्रोसेस में ये क्या करेगा, वेपर अमोनिया को ठंडा भी करता चला जाएगा, और अल्टीमेटली अमोनिया लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ठंडा होके, ठीक है। और एक ये सिलेंडर है, इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, लिक्विड अमोनिया है, क्या है यहाँ पर, लिक्विड अमोनिया है। और यहाँ पर अमोनिया को ठंडा करने में यहाँ से क्या निकलेगा, हॉट वाटर निकलेगा, ठीक है। ये हॉट वाटर कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा कूलिंग टावर्स में ठंडा होने के लिए, ठीक है, कूलिंग टावर में, है ना। फिर ये सिलेंडर में लिक्विड अमोनिया स्टोर हो गया है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक और सिलेंडर में ले आते हैं, एक एक्सपेंशन वाल्व रहता है जो कंट्रोल करता है ना कि किस रेट से अमोनिया इस सिलेंडर में आए। यहाँ से अमोनिया को हम लोग फिर एक पंप लगा के क्या करते हैं, इवापोरेटर में लेते जाते हैं। इवापोरेटर में होता क्या, यहीं पर कूलिंग होता है, डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग, दो टाइप का कूलिंग होता है, हम लोग जो भी जस्ट सुने थे या पढ़े थे, डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग, है ना। इवापोरेटर में होता है, यहाँ पर होता क्या है कि गर्म हवा आया, और ये ट्यूब्स के थ्रू क्या हो रहा है, लिक्विड अमोनिया पास हो रहा है। जैसे ही हवा गर्म है तो ये अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया का भी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होता है। ये गर्म हवा से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में बन के वापस से ये कंप्रेसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो गर्म हवा आ रहा था इवापोरेटर में, अल्टीमेटली ठंडा होके यहाँ से क्या हो रहा है, कोल्ड एयर वापस से जा रहा है कहाँ पर, फेस में। तो यही एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का रफ रफ वर्किंग है, ठीक है। हम लोग कुछ कुछ और भी ऑक्सिलरी सिस्टम्स लगाए रहते हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो ये देखिए, ये मैं जीवी मिश्रा के बुक से एक लिया हूँ कि जो केजीएफ में जो वो लगा हुआ है रेफ्रिजरेशन प्लांट, सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक टिपिकल अमोनिया प्लांट है, अमोनिया प्लांट है मतलब कि ये सरफेस पे लगा हुआ है, ये सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया इज फर्स्ट कंप्रेस्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर क्या करता है, अमोनिया को पहले कंप्रेस करता है, कितना प्रेशर पे, 400 केपीए पे, है ना, किलो पास्कल पे, ठीक है। वो प्रेशर कंप्रेसर को हम लोग चलाने के लिए एक मोटर यूज करते हैं। वो मोटर 300 किलोवाट, कितना पावर पे चलता है, 300 किलोवाट, और ये 300 रेवोल्यूशन पर मिनट पे वो मोटर चल रहा है, ठीक है, वो कंप्रेसर का मोटर है ना। अब अमोनिया क्या हुआ, अल्टीमेटली कंप्रेस्ड हो गया।
वो कॉम्प्रेस्ड अमोनिया जो है उसको हम लोग एक ऑयल सेपरेटर से गुजारते हैं, ताकि मान लीजिए वो कंप्रेसर में कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स उसके अंदर आ गया हो तो वो ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो, अलग हो जाए। ठीक है। अब जो ऑयल फ्री अमोनिया गैस जो काफी हाई प्रेशर पे है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में ले जाके ठंडा करके लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि कंडेंसर में क्या था, ये कंडेंसर ना, कंडेंसर में पानी स्प्रे हो रहा है, ठीक है, और हॉट अमोनिया जो है वो कोल्ड हो रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो उसमें पानी स्प्रे करने के लिए हम लोग 22 किलो वाट पंप यूज करते हैं, ठीक है, जो कि 6.06 मीटर क्यूब पर मिनट वाटर स्प्रे करता है ना। अब कूलिंग वाटर क्या करता है कि अमोनिया से हीट ऑफ कॉम्प्रेशन, कि जब अमोनिया कॉम्प्रेस हो रहा था तो उस समय भी वो कॉम्प्रेशन में भी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है ना। हम लोग पढ़े भी हैं, हीट एडेड इन द माइंस ड्यू टू ऑटो कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के कारण क्या होता है, अमोनिया का टेम्परेचर बढ़ता है। एक तो वो हीट ऑफ कंप्रेशन को निकाल लेगा, एज वेल एज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन को निकालेगा, तब अमोनिया जा करके वेपर से लिक्विड बनेगा। ठीक है। फिर लिक्विड अमोनिया इज देन फेड टू द फ्लोट रेगुलेटर टू द इवापोरेटर। फिर लिक्विड अमोनिया क्या करता है, यही है फ्लोट रेगुलेटर है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं और उससे वो क्या होता है, इवापोरेटर में जाता है। फ्लोट रेगुलेटर का क्या काम है कि वो फ्लो रेट को एडजस्ट करता है ताकि इवापोरेटर में कांस्टेंट रेट से लिक्विड अमोनिया पास हो पाए। ठीक है। फिर कंप्रेसर में एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक बैकवर्ड स्ट्रोक होता है। बैकवर्ड स्ट्रोक में होता क्या है कि यहाँ पर एक वैक्यूम बनता है, ठीक है, यहाँ वैक्यूम बनता है तो यहाँ से वेपर अमोनिया क्या होता है, वापस से कंप्रेसर की ओर चला जाता है। ठीक है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होते जाता है। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अमोनिया, एक बार हम लोग अमोनिया से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो कूलिंग वाटर गर्म हो जाता है और उसको हम लोग स्प्रे पॉन्ड में, है ना, यहाँ पर जो वाटर गर्म हो रहा है उसको हम लोग कहाँ ले आते हैं, कूलिंग टावर या स्प्रे पॉन्ड में ठंडा कर लेते हैं। ठीक है। और जो कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेल एंड ट्यूब टाइप का है। क्लियर है। तो इसमें फिगर में देख लीजिए, सबसे पहले कंप्रेशर। कंप्रेशर में क्या हो रहा है कि वेपर अमोनिया क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ये यहाँ से ऑयल सेपरेटर में जा रहा है, ताकि मान लीजिए कंप्रेसर से कोई ऑयल का ड्रॉपलेट्स ये एब्जॉर्ब कर लिया हो तो वो ऑयल ड्रॉपलेट इधर ही रह जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि गर्म अमोनिया गैस जा रहा है, ठीक है, किस में जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है। कंडेंसर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी का पंप लगा के पानी को पंप कर रहे हैं, है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये ट्यूब्स में क्रॉस करते करते ठंडा होते होते यहाँ से लिक्विड अमोनिया बन के निकल जा रहा है। ठीक है। ये लिक्विड अमोनिया, हम लोग एक फ्लोट रेगुलेटर लगा दिए जो कि कंट्रोल कर रहा है कि कितना अमोनिया इधर फ्लो करेगा। फिर ये कहाँ गया, इवापोरेटर में चला गया। इवापोरेटर का मेन फंक्शन है कि हम लोग क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट कूलिंग है, एक इनडायरेक्ट कूलिंग है। मान लीजिए इनडायरेक्ट कूलिंग है तो यहाँ पर इसको कूलिंग सर्किट को भी अलग रहने दीजिए। ठीक है। मान लीजिए इनडायरेक्ट कूलिंग है तो इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग कैसे हवा, गर्म हवा को ठंडा करते हैं, वाटर वेपर को हम लोग स्प्रे करते हैं और वो वाटर वेपर क्या होता है, इवापोरेटिव कूलिंग के थ्रू उस हवा को ठंडा कर देता है ना। तो ये वाला कूलिंग यूनिट है। देखिए यहाँ से, यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा, गर्म हवा इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से अल्टीमेटली कोल्ड एयर चला जा रहा है माइंस में। अब इस प्रोसेस में यहाँ क्या हुआ, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, इस पानी को फिर कहाँ ले जाएंगे, तो इस पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सर्किट से इवापोरेटर में ले जा रहे हैं। ठीक है। इवापोरेटर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा कर दे रहा है। ठीक है। अब पानी को ठंडा कर रहा है, कौन कर रहा है, इवापोरेटर कर रहा है। ठीक है। उस पानी को फिर से हम लोग क्या करते हैं, इधर भेजते हैं। क्लियर है। और ये कंप्रेसर से जो पानी गर्म हो रहा था, जो लिक्विड अमोनिया को ठंड, जो वेपर अमोनिया को ठंडा कर रहा था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कूलिंग टावर इधर लगा के रखे हैं। तो ये पूरा रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ये कूलिंग यूनिट है। ये क्या है, कूलिंग यूनिट है। यहाँ पर सिर्फ एयर ठंडा हो रहा है और ये पूरा रेफ्रिजरेशन यूनिट है ना। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट वाटर स्प्रे हो रहा है। ठीक है। और ये हमारा एयर क्या हो रहा है, गर्म हवा आ रहा है, वाटर क्या कर रहा है कि हवा से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से ठंडा हवा बाहर जा रहा है। तो ये कूलिंग यूनिट है। क्लियर है। और ये पूरा रेफ्रिजरेशन यूनिट है ना।
तो यही प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सरफेस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। अंडरग्राउंड में भी सेम चीज रहता है। अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, चीज सारा वही रहता है, बस इस प्लांट को माइंस के अंदर बैठाते हैं, ठीक है। और ये जो कूलिंग पॉन्ड या स्प्रे टावर है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अपकास्ट शाफ्ट के आसपास रहे, ताकि जो भी हीट एक्सट्रैक्ट हो वो सीधे अपकास्ट शाफ्ट से बाहर चला जाए बिना माइंस में सर्कुलेट हुए। तो फिर है कि सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्सेस अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो इसको समझने से पहले एक बार हम लोग कूलिंग टावर को फिर से समझ लेते हैं। कूलिंग टावर का पर्पस क्या है कि कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है, वेपर अमोनिया इज कूल्ड टू लिक्विड अमोनिया, है ना। कैसे कूल करते हैं, एक तो फैन चलाते हैं, प्लस हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं। तो वाटर क्या होगा कि वेपर अमोनिया से हीट एक्सट्रैक्ट करके क्या होगा, कोल्ड वाटर जो हम लोग कंडेंसर में दे रहे थे, कंडेंसर से क्या निकलेगा, हॉट वाटर निकलेगा। इस हॉट वाटर को कहीं ठंडा करेंगे ना, तब तो फिर से वापस हम लोग कोल्ड वाटर बना के फिर से भेजेंगे। इस हॉट वाटर को हम लोग कहाँ ठंडा करते हैं, कूलिंग टावर में या स्प्रे पॉन्ड पे, ठीक है। तो कूलिंग टावर का क्या पर्पस है, हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। काम कैसे करता है देखिए, ये एक दिखा रहा है कि यहाँ से गर्म हवा निकल रहा है, कैसे काम करता है वो यहाँ हम लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर एक पाइप के थ्रू यहाँ पर सर्कुलेट कराते हैं, ठीक है। एक मोटे पाइप से क्या हो रहा है, हॉट वाटर आ रहा है अंदर, ये वाटर छोटे छोटे पाइप्स में चला जा रहा है ना। हर पाइप में क्या है, नोजल लगा हुआ है, ठीक है, नोजल लगा हुआ है। एक नोजल क्या करता है, मान लीजिए नोजल है तो ये पानी को ऐसे जैसे फव्वारा से पानी आता है उस तरह हो रहा है। तो पानी क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, ठीक है। पानी ये नोजल के थ्रू स्प्रे हो रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट से स्प्रे हो रहा है। फिर से हम लोग एक कूलिंग फील्ड, जैसे कूलर में एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहता है, पानी फिर से इसके थ्रू गुजर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पानी और ज्यादा ठंडा हो जा रहा है, ठीक है, इस कूलिंग फील्ड में, है ना। ऊपर में यहाँ फैन चलते रहता है, एग्जॉस्ट फैन है, ये क्या है, एग्जॉस्ट फैन है ना। यानी ये हवा बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा। तो हवा क्या होता है, नीचे से यहाँ से हवा आता है इसके अंदर, ठीक है। तो हवा क्या करता है कि आएगा, हवा आएगा तेज स्पीड से, ये क्या करता है कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो बन रहे हैं वो क्या करते हैं, वेपोराइज होने लगते हैं, यानी वो वाटर वेपर बनने लगते हैं। कैसे वाटर वेपर बनेंगे, तो वो हीट ऑफ इवापोरेशन एक होता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाटर वेपर यही हवा के साथ मिक्स होकर के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो एयर आउटलेट है वहां से क्या हो जाएगा, वो हवा हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर चला जाएगा, और वो पानी जो गर्म पानी जो ड्रॉपलेट बन के आ रहा था वो सब यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा, ये कोल्ड वाटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, कोल्ड वाटर बन जाएगा। और एक यहाँ हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट हवा के साथ उड़ रहा हो, ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर उस वाटर ड्रॉपलेट को कैच कर लेगा, उसको रोक लेगा, ठीक है। तो यही है कूलिंग टावर, एक बेसिक कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है वो इस वीडियो में, इसमें इस स्लाइड में दिखाया गया है ना। तो कूलिंग टावर का क्या काम है कि ये कंडेंसर से जो पानी आ रहा है उसको हम लोग ठंडा करते हैं, इवापोरेटर से जो पानी गर्म आ रहा है ना, उसको हम लोग कहाँ ठंडा करते हैं, तो हम लोग इवापोरेटर में ही ठंडा करते हैं। अब है कि सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट और अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट दोनों का कंपैरिजन क्या है। तो सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट का क्या क्या एडवांटेजेस है, तो सिंप्लिसिटी होता है, यानी कि उसको बनाना, लगाना, ऑपरेट करना सब क्या है, सिंपल है। ऑपरेशन भी सिंपल है क्योंकि हीट को डायरेक्टली हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, ज्यादा परेशानी नहीं है कि हीट को हम लोग कहाँ रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन करना आसान है, सेफ है। मान लीजिए गैस लीक हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम होता है, तो कोई इफेक्ट अंडरग्राउंड होने वाला नहीं है।
हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट में, वो क्या है, अमोनिया यूज करते हैं। अंडरग्राउंड में हम लोग फ्रेऑन यूज करते हैं। तो अमोनिया काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू फ्रेऑन। अमोनिया इजिली अवेलेबल है, फ्रेऑन इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और सब सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट का जो सबसे फायदा क्या है कि आराम से जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है हम लोग उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अंडरग्राउंड में यही दिक्कत आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम लोग इस हीट को कहाँ रिलीज करें, कैसे करें, ठीक है। वो सब प्रॉब्लम सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट में नहीं है। दूसरा क्या है, सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट काफी हाई कैपेसिटी का होता है, अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट लो कैपेसिटी का होता है। फिर है सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट्स एड इन प्रोड्यूसिंग ए लार्ज एनवीपी। हाँ, एनवीपी क्या है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कोल्ड एयर आ रहा है, ठीक है, सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट से नॉन कास्ट शाफ्ट में क्या हो रहा है, कोल्ड एयर आ रहा है। तो कोल्ड एयर ऑटोमेटिकली सिंक होने लगे, यानी नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। और हॉट एयर आपका शाफ्ट से बाहर जाना शुरू कर देगा। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर तो यही है ना, कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक एयर जब आता है तो एक एनवीपी प्रोड्यूस होता है। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर तुम लोग सब पढ़े ही होंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, इस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को और हेल्प करेगा, बढ़ा देगा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को, ठीक है। फिर है सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट का डिसएडवांटेज। तो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है कि एफिशिएंसी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा हवा यहाँ से चला, है ना, पहले तो शाफ्ट में गर्म हुआ आसपास के रॉक को कूल करने में, फिर माइन के अंदर स्टार्टा से ट्रेवल किया, वहां गर्म हुआ, अल्टीमेटली फेस तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि हवा गर्म हो जाए और फेस पे पहुंचने में उसका एफिशिएंसी काफी कम हो जाए। तो ये पोजिशनल एफिशिएंसी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सरफेस प्लांट का। यही रीजन है कि बहुत ज्यादा डीप माइंस में लोग सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट को इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो पोजिशनल एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ डिफरेंस इन हीट कंटेक्ट ऑफ फेस एयर बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना, बाय पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट में क्या हो जाएगा कि रेफ्रिजरेशन लगाने से पहले जो हवा में हीट था, है ना, जो इंथैल्पी था हवा का, इंथैल्पी था बिफोर रेफ्रिजरेशन, है ना, माइनस इंथैल्पी आफ्टर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, बाय पावर इनपुट। टू रेफ्रिजरेशन प्लांट कितना दे रहे हैं तुम लोग निकाल सकते हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से एक एफिशिएंसी आ जाए, उस एफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल एफिशिएंसी। तो किसी भी केस में सरफेस रेफ्रिजरेशन का प्लांट का अगर पोजिशनल एफिशिएंसी 35% से कम हो जाता है तो फिर उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो पोजिशनल एफिशिएंसी होता क्या, वो भी हम लोग समझ लिए। पोजिशनल एफिशिएंसी ऑफ सरफेस प्लांट्स इंक्रीजेस विद टाइम। समय के साथ क्या होता है कि मान लीजिए अगर आज 40% है पोजिशनल एफिशिएंसी सरफेस प्लांट का, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद ये 45% हो जाए अपने आप। फिर हो सकता है 1 साल के बाद ये 50% हो जाए और फाइनली ये 60% पे जाके रुक जाए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये क्यों बढ़ रहा है अपने आप बिना कुछ किए, हो क्या रहा है कि आसपास जो रॉक जिसके थ्रू रोज ठंडा हवा गुजर रहा है, तो वो रॉक आसपास का क्या हो जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, पोजिशनल एफिशिएंसी बढ़ते चला जा रहा है। एक पॉइंट के बाद ये रॉक ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए पोजिशनल एफिशिएंसी कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो सरफेस प्लांट में हमको पोजिशनल एफिशिएंसी 35% से ऊपर रखना है, उससे कम रहेगा तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बिसाइड सरफेस प्लांट पोज सम डिफिकल्टी इन फीडिंग द कूल एयर इनटू द माइन। अब सरफेस प्लांट से हम लोग कूल एयर को माइन में कैसे ले आते हैं, हम लोग पाइप्स के थ्रू 30 मीटर नीचे, है ना, शाफ्ट है, तो शाफ्ट से 30 मीटर नीचे क्या करते हैं, हवा को, कोल्ड एयर को छोड़ देते हैं, ये ऊपर से आने वाले एयर के साथ मिक्स होके चला जाता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहेंगे कि यहीं पर सरफेस के पास ही छोड़ें तो हमको यहाँ पर एक एयर लॉक लगाना पड़ेगा। एयर लॉक क्या करेगा, हवा को वापस इधर जाने से रोकेगा। पर अगर इसमें हम लोग केज चला रहे हैं, साफ्ट वाइंडिंग कर रहे हैं, फिर इस एयर लॉक को बार बार हटाना लगाना बहुत ही कठिन काम है, तो ये सब डिफिकल्टी भी होता है ना।
The commonest way to feed a quantity of cool air slightly less than the required air into the Donka shaft, वही चीज मैं बोला कि शाफ्ट में क्या करते हैं 30 मीटर नीचे में क्या करते हैं ठंडा हवा को छोड़ देते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट का एडवांटेज सबसे पहले क्या है? एडवांटेज क्या है? एक ही एडवांटेज है कि ये पोजिशनल एफिशिएंसी अच्छा रहता है ना। डिसएडवांटेज क्या है कि इनको जो रेफ्रिजरेंट यूज करना है वो नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट जैसे कि फ्रेon यूज करना है, जो कि कॉस्टलियर देन अमोनिया है, ठीक है, और जल्दी मिलता भी नहीं है, लेस अवेलेबिलिटी है, ठीक है। फिर है कि लीक अगर हो रहा है ये फ्रेon, तो फ्रेon में कोई स्मेल नहीं होता, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि फ्रेon हमारा लीक हो रहा है, और पूरा गैस लीक हो जाएगा, फिर से हमको महंगा गैस लाके फिल करना पड़ेगा हमारे रेफ्रिजरेशन प्लांट में, तब सिस्टम चल पाएगा। नेक्स्ट दिक्कत है कि जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग एयर से, उसको कहाँ डंप करें, वो भी एक मेजर इशू है। If suitable underground positions for spray cooling of water is not available, the water may have to be pumped for cooling, thus involving high cost of pumping। मैं बोल रहा था कि जो हम लोग स्प्रे टावर है या कूलिंग टावर है, ठीक है, कूलिंग टावर है, उसको हम लोग ओपन कास्ट सॉरी अपकास्ट शाफ्ट के पास लगाते हैं, और अगर वैसा कुछ बन नहीं रहा है किसी रीजन से, हम लोग क्या करते हैं उस गर्म पानी को, जो कि कंडेंसर से जो गर्म पानी आ रहा था, है ना, हॉट वाटर फ्रॉम कंडेंसर, हॉट वाटर फ्रॉम कंडेंसर, ठीक है, उसको क्या करते हैं पंप करते हैं और यहाँ सरफेस पे लाते हैं, मतलब माइंस के ऊपर लाते हैं, यहाँ पर हमारा कूलिंग टावर लगा रहता है, फिर उस पानी को हम लोग ठंडा करते हैं, वापस से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उस ठंडे पानी को भेजते हैं, ये क्लोज सर्किट में चलता रहता है। तो इसमें एक अलग से पंपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, प्लस पाइप का कॉस्ट जो है ही, उस पाइप को हमको इंसुलेटेड पाइप लगाना है, इंसुलेटेड पाइप थोड़ा और महंगा आता है। ये सब रीजन से क्या होता है पंपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन अल्टीमेटली बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हमारा माइंस ड्राई है, डस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है कि जो ट्यूब्स रहते हैं कूलर के, जो इवापोरेटर पे कंडेंसर पे, उन ट्यूब्स पे क्या होता है डस्ट इकट्ठा हो जाता है, डस्ट इकट्ठा हो जाता है तो कूलर का एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है। तो हमको फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी उनसे डस्ट को भी हटाना पड़ता है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब अंडरग्राउंड है तो लाइट का प्रॉब्लम है, कंजस्टेड स्पेस में प्लांट्स लगे हैं तो सुपरविजन भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और आसपास के रॉक में अगर बस्ट होता है, पिलर फेलियर होता है, स्टार्टर डैमेज होता है, तो रेफ्रिजरेशन प्लांट को भी डैमेज कर सकता है। तो सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि पोजिशनल एफिशिएंसी कम हो जाता है, पोजिशनल एफिशिएंसी कम हो जाता है, ठीक है, इजलेस है। अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट के साथ क्या डिसएडवांटेज है कि डिस्पोजल ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, है ना, डिस्पोजल ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड। तो दोनों के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, तो हम लोग दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट लाए, है ना, कि डिवाइडेड इंस्टॉलेशन। इसमें हमको क्या करे सरफेस का भी फायदा मिल जाता है और अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट दोनों का भी फायदा मिल जाता है। तो इसमें हम लोग करते बेसिकली क्या है कि पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट जो है उसको हम लोग सरफेस पे बैठाते हैं, और सिर्फ जो कूलिंग यूनिट है उसको हम लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड पे बैठाते हैं ना। तो देखिए, हियर मेजर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट एक्सेप्ट द कूलर यूनिट इज लोकेटेड एट द सरफेस। तो पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट कूलर यूनिट को छोड़ करके सरफेस पे रहता है। उसका फायदा क्या होता है कि जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सरफेस एयर में ही छोड़ दे आराम से, है ना, तो हीट को हैंडल करने कोई टेंशन ही नहीं है। और कूलर यूनिट क्या करता है, ये हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करता है, हॉट एयर को और कोल्ड एयर में कन्वर्ट करता है, ये सिर्फ अंदर रहे, माइंस के अंदर है, ठीक है। तो जहां पर हमको सपोज वर्किंग इधर हो रहा है, हम लोग यहाँ पर पाइप लगा के क्या कर सकते हैं कोल्ड एयर भेज सकते हैं, है ना, कूलर यूनिट से, या पूरे माइंस में भी भेज सकते हैं। तो साफ्ट में जो गर्म हो रहा था एयर, वो इशू खत्म हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सिर्फ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कूलर यूनिट रहता है
अंदर बाकी पूरा रेफ्रिजरेशन यूनिट ऊपर रहता है। क्लियर है? द कूलिंग मीडियम ब्राइन और वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेटर से इंसुलेटेड पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड में ले जाते हैं और वापस से ही पाइप से क्या होता है कि जो वाटर जो गर्म हो जाता है हवा को ठंडा करने में, वो इंसुलेटेड पाइप के थ्रू वापस से सरफेस पे आ जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बस पंपिंग कॉस्ट आता है, क्योंकि दोनों कूलर में पानी तो है ही, वाटर तो है ही, तो जो हमको पावर लगता है बस वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगता है। ठीक है, तो इसमें पंपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ए डिवाइडेड इंस्टॉलेशन प्लांट हैज हाई पोजिशनल एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, पोजिशनल एफिशिएंसी ज्यादा रहता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आता है, जो हीट को एक्सट्रैक्ट किए हैं उसको डिस्पोज करने में, हम लोग एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर देते हैं। और कोई सरफेस एयर लॉक लगा हो, है ना, जैसे हम लोग नहीं शाफ्ट के थ्रू एयर भेजते थे तो एयर लॉक लगाने की जरूरत पड़ता था, तो वो सब की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, मेन डिसएडवांटेज क्या है कि हमको ठंडा गर्म पानी को वापस माइन से ऊपर लेके जाना है और ठंडा पानी को लेकर के आना है, तो इसमें एक तो पंपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लस जब बहुत लंबा रास्ता हो जाता है पाइपलाइन का तो इंसुलेशन का भी प्रॉब्लम होता है कि हीट लॉस होने लगता है, ये सब दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत गहरे माइंस में इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि साफ्ट रेंज में जो पाइप लगा हुआ है वो पाइप पे प्रेशर बहुत आएगा, क्योंकि ये काफी गहरा साफ्ट है। तो ये सब कुछ कुछ डिसएडवांटेज डिवाइडेड इंस्टॉलेशन का भी है। अब कोल माइंस है, गहरा कोल माइंस है और गहरा मेटल माइंस है, तो किसमें एयर को कंडीशन करना ज्यादा कठिन है, तो गहरे कोल माइंस में एयर को कंडीशन करना या ठंडा करना ज्यादा कठिन है। क्यों? एयर कंडीशनिंग इन डीप एंड हॉट कोल माइंस पोसेस स्लाइटली मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम देन इन मेटलिफरस माइंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट का पोजिशनल एफिशिएंसी काफी कम होता है। ठीक है, और सेम डेप्थ पे मान लीजिए मेटल माइनिंग भी 1000 मीटर में चल रहा है और कोल माइनिंग भी 1000 मीटर में चल रहा है, तो कोल माइंस के आसपास जो स्टार्टर टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। प्लस कोल माइंस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के कारण भी ज्यादा हीट ऐड होता है। ठीक है, कोल माइंस वाटरी होता है नॉर्मली, और मॉइस्चर क्या होता है एयर में ऐड हो जाता है, तो उस कारण क्या होता है कि हवा का ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो कूलिंग पावर हवा का कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो मिला जुला के अगर हम लोग समझें तो कोल माइंस को कूल करना ज्यादा कठिन है एज कंपेयर टू मेटल माइंस। क्यों? क्योंकि कोल माइंस में एक्स्ट्रा हीट ऐड होता है प्लस एक्स्ट्रा वाटर वेपर भी एयर में ऐड होता है, तो दोनों को हमको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कि बहुत ज्यादा गहरा अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो अंडरग्राउंड कूलिंग प्लांट लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। उस प्लांट को हम लोग फेस से जितना नजदीक लगाएं उतना अच्छा है ना। फिर स्पॉट कूलर में पढ़े ही थे कि मान लीजिए हमको किसी फेस को ठंडा करना पड़ता है तो फेस के आसपास हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट कूलर को लगा देते हैं। स्पॉट कूलर क्या है कि इसमें भी वही सब सिस्टम रहता है जो रेफ्रिजरेशन प्लांट में है, बस ये सिर्फ एक फेस को कूल कर पाता है। इसका कैपेसिटी क्या है, काफी कम है ना। कहाँ यूज करते हैं इसको, हम लोग कोल माइंस में भी यूज कर सकते हैं, मेटल माइंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसमें पोर्टेबिलिटी रहता है, इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पर जो सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट है या अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट है वो पोर्टेबल नहीं होता है, वो फिक्स्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको नहीं ले जा सकते। तो स्पॉट कूलर का कैपेसिटी कितना होता है, 50 से 200 किलो वाट में होता है। ठीक है, स्पॉट कूलर भी दो टाइप का होता है, जहां पर डायरेक्ट कूलिंग होता हो, ठीक है, और जहां पर इनडायरेक्ट कूलिंग होता है। तो इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग एयर को कूल करने के लिए चाहे तो वाटर यूज करते हैं या फिर ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं। ब्राइन क्या होता है, वाटर प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर या वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर। ठीक है, स्पॉट कूलर का ये एक एडवांटेज है कि ये एक फेस को तो ठंडा करता है, पर हो सकता है कि जो गर्म हवा वहां से निकल रहा हो, जो हीट निकल रहा हो, वो दूसरे फेस को क्या करे, हीट अप कर दे। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट कंप्लीट हो जा रहा है। कब यूज करते हैं, जब हम लोग चाहे तो क्वांटिटी ऑफ एयर बढ़ा के या फिर ड्राई वर्किंग करके भी एयर के वेटेबल टेम्परेचर को कम नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट को यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, एक बार देख लेते हैं फिर से कि रेफ्रिजरेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो माइंस बहुत गहरे माइंस हैं, जैसे मान लीजिए केजीएफ वाला सब है, 3-3 हजार मीटर नीचे पे काम करता है, वहां का वेट वर्ल्ड टेम्परेचर 320 केल्विन रहता है, यानी कि कितना हो गया 20 और उधर 27, यानी 47 केल्विन पे वेट वर्ल्ड टेम्परेचर है। ये तब तो आदमी काम कर ही नहीं सकता, रह भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऊपर वर्क करना नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि हमको गोल्ड को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वहां पर हम लोग ठंडा हवा को ले जाएं। तो कितना भी क्वांटिटी ऑफ एयर बढ़ाने से वहां कोई फायदा नहीं है, तो वहां एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग एयर को कूल करें, एयर को ठंडा करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन प्लांट की कैपेसिटी को हम लोग रेफ्रिजरेशन टन, जिसको आरटी भी बोलते हैं, उससे भी एक्सप्रेस करते हैं। 1 रेफ्रिजरेशन टन इज इक्वल्स टू 3.5 किलो वाट होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स रहता है, एक तो कंप्रेसर रहता है, दूसरा कंडेंसर रहता है, रिसीवर रहता है, एक्सपेंशन वाल्व रहता है, इवापोरेटर रहता है। तो अलग अलग पार्ट्स रहता है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफ्रिजरेंट भी लगता है, ठीक है। वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड अमोनिया हो सकता है। लिक्विड अमोनिया को हम लोग सरफेस माइंस में यूज करते हैं, और अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रेऑन यूज करते हैं, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहरीला नहीं है, इसका कोई स्मेल नहीं है। फ्रेऑन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के साथ फ्रेऑन 11 को यूज करते हैं, और फ्रेऑन 12 को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी का होता है, रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेसर थोड़ा कम कैपेसिटी का होता है, ठीक है। एक रोटरी कंप्रेसर होता है, तो रोटरी कंप्रेसर एकदम छोटे साइज के कूलर्स में हम लोग लगाते हैं, है ना। कंडेंसर का क्या काम है, इवापोरेटर का क्या काम है, इसको हम लोग देखे ही थे। अगर नहीं देखे हैं तो कल कल वाले मेरे लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ कि कंडेंसर का क्या काम है और इवापोरेटर का क्या काम है। बाकी फिर कूलर का क्या काम है, कूलर में ही क्या होता है कि हॉट एयर को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड एयर में कन्वर्ट करते हैं, और उस कोल्ड एयर को फेस तक भेजते हैं, ठीक है। तो कूलर का क्या काम है, ये हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करता है। कूलर दो टाइप का हो सकता है, स्प्रे टाइप का हो सकता है, पाइप नेस टाइप का हो सकता है। स्प्रे टाइप कूलर में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन जो गर्म हवा आ रहा है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। स्प्रे टाइप में दिक्कत क्या होता है कि पानी मिक्स हो जाता है ब्राइन के साथ, और ब्राइन को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। पर पाइपनेस टाइप में क्या होता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो जो ज्यादा एफिशिएंट कूलर्स हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइप नेस्ट टाइप को यूज करते हैं, भले ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्टली है। स्प्रे टाइप को हम लोग स्मॉल कैपेसिटी के कूलर्स में यूज करते हैं। फिर कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का क्या पर्पस है, तो जो हम लोग कंडेंसर से जो गर्म पानी जा रहा है ना, भेजते तो हम लोग ठंडा पानी, निकलता है गर्म पानी, उस गर्म पानी को कहाँ ठंडा करेंगे हम लोग, तब तो वापस से सिस्टम में यूज कर पाएंगे। उस गर्म पानी को हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग टावर्स में ठंडा करते हैं। कूलिंग टावर का ये एक डायग्राम भी है, स्केच भी है, ठीक है। अगर आप सरफेस पे देखें तो कूलिंग टावर से ऐसे गर्म हवा यहाँ से निकलता रहता है। रेफ्रिजरेशन प्लांट जो हम लोग माइंस में यूज करते हैं, सरफेस पे हो सकता है, अंडरग्राउंड पे हो सकता है, एक स्पॉट कूलर को यूज करते हैं, और एक मिक्स्ड टाइप का रहता है, ठीक है। उसमें सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों का एडवांटेज मिल जाता है। तो सरफेस प्लांट पे यूज करने का फायदा नुकसान अलग अलग है। फायदा क्या है कि हम लोग हीट को कहीं भी डिसिपेट कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे प्लांट उतना बड़ा बैठा लें। रेफ्रिजरेंट हम लोग सस्ता रेफ्रिजरेंट जैसे कि अमोनिया ये सब को यूज कर सकते हैं। नुकसान एक ही है कि पोजिशनल एफिशिएंसी कम हो जाता है। पोजिशनल एफिशिएंसी क्या होता है कि फेस तक जो हवा जा रहा है वो कितना ठंडा हवा पहुंच रहा है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पोजिशनल एफिशिएंसी से मेजर करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम हमारा पोजिशनल एफिशिएंसी बहुत गहरा माइंस है तो वहाँ पोजिशनल एफिशिएंसी काफी कम हो जाता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या ऑप्शन बचता है कि हम लोग प्लांट को अंडरग्राउंड लगाएं। पर रेफ्रिजरेशन प्लांट को अंडरग्राउंड लगाने में भी एक डिसएडवांटेज है कि हीट को जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसको कहाँ रिलीज करें, ये एक इशू आता है, ठीक है। तीसरा स्पॉट कूलर जो किसी एक फेस को कूल करने के लिए यूज करते हैं।
एक डिवाइडेड इंस्टॉलेशन है। डिवाइडेड इंस्टॉलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे रेफ्रिजरेशन प्लांट को सरफेस पे लगाते हैं, सिर्फ कूलर यूनिट को सरफेस के अंदर या अंडर माइंस के अंडरग्राउंड में लगाते हैं, ठीक है। तो और जो गर्म पानी निकलता है कूलर यूनिट से उसको हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग करके इंसुलेटेड पाइप से सरफेस पे लाते हैं और वहां से फिर से उसको क्या करते हैं, ठंडा करके सरफेस के नीचे ले जाते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर कोई बोला जाए तो डिवाइडेड इंस्टॉलेशन है। अगर हमको वेरी डीप माइंस में कूलिंग करना है तो सबसे बेस्ट क्या है, डिवाइडेड इंस्टॉलेशन। और हमको बहुत हाई कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाना है तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि डिवाइडेड इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रेफ्रिजरेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 2-3 ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इससे, उसको भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि डीप कोल माइंस में रेफ्रिजरेशन करना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो अलग अलग सोर्सेज से हीट ऐड हो रहा है, प्लस वाटर वेपर ऐड हो रहा है, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो हीट पे डिपेंड करता है, प्लस वाटर वेपर जो एयर में है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है कि हमको माइंस के अंदर जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.